काली बदसूरत को मिला परी वाला लहंगा। गंगा किनारे एक गांव था। उसी गांव में रजनी का खुशहाल परिवार था। रजनी के पिता खेती का काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। वैसे तो रजनी बहुत दयालु थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो बहुत ज्यादा काली और बदसूरत थी। लेकिन उसके माता पिता रजनी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी अब शादी के लायक हो जाती है और उसके घर वाले रजनी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। अरे भाई साहब, माफ करना, ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं अपने बेटे को आपकी इस काली बदसूरत बेटी को नहीं ब्याह सकती। देखिए, मेरी बेटी दिखने में जरूर थोड़ी सांवली है, लेकिन वो बहुत ही गुणी है। माँ, मैं इस काली लड़की से हरगिज शादी नहीं करूँगा। अब चलिए यहाँ से। उसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह जो भी लड़का रजनी को देखने आता, सभी उसके काले रंग की वजह से उसे मना करके चले जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी की शादी की उम्र निकलते जा रही थी। उसके साथ की जितनी भी लड़कियां थी, सभी की शादी हो चुकी थी और उसकी कुछ सहेलियां तो माँ भी बन चुकी थी। अब तो रजनी के गाँव वाले भी उसे इसके लिए ताने मारने लगे थे। अरे इस बेशरम को देखो, खा खा कर भैंस की तरह होते जा रही है, लेकिन अभी तक अपने पिता के ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। अरे चिंटू की माँ, जरा तो खुद भी सोच, आखिर इस काली बदसूरत से भला कौन शादी करेगा? शादी के लिए अच्छी शक्ल भी तो होनी चाहिए। ये कहकर वे दोनों औरतें हंसने लगती है। रजनी को उसके गांव वाले भले ही ताने देते थे, लेकिन रजनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत ही चिंता थी। एक दिन रजनी की माँ ममता उसके पिता से कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी बच्ची की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। उसकी शादी की उम्र निकलते जा रही है। अगर हमने अभी भी देरी की, फिर हमारी बेटी के हाथ में कभी हल्दी नहीं लग पाएगी। चिंता तो मुझे भी होती है रजनी की माँ। मैं कल ही शहर जाकर तुम्हारे भाई से बात करता हूँ, शायद उसकी नज़र में कोई लड़का हो। मैं क्या कह रही थी जी, कि हमने जो घर बनाने के लिए कुछ पैसे बैंक में रखे थे ना, आप उसे निकाल लाइए। उससे मैं अपनी रजनी के लिए गहने बनवा दूंगी और दहेज के लिए भी कुछ पैसे रख लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में हमारी बेटी की शादी बिना पैसे और दहेज के हो पाएगी। तुम ठीक कह रही हो रजनी की माँ। अगर हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिलता है तो हम दहेज और गहने देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ लेकर ही आएंगे। ये सोचकर रजनी के लिए भोला राम अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बैंक से निकाल लाता है और अपनी पत्नी के साथ बाजार जाकर रजनी के लिए सोने के गहने और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है। अजी, हमने तो झुमका बनवाया है, वो तो बहुत ही गजब का है। देखना, रजनी के ऊपर ये खूब जचेगा। और अब जब ये सब पहनकर वो लड़के वालों के पास जाएगी ना, तो लड़के वाले तुरंत ही उसे पसंद कर लेंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए और मेरी बेटी का घर बस जाए। वे दोनों ये बात करते हुए घर जा ही रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक चोर आकर उसके हाथ से उसका थैला छीनकर भाग जाता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन चोर तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब क्या होगा जी? वो सिर्फ गहना ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी भर की मेहनत और हमारी बेटी की आने वाली कल की खुशियाँ थी, सब बर्बाद हो गया। हम लुट गए जी। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था रजनी की माँ। शायद हमारी बेटी की किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। हे भगवान, तू हम गरीब के साथ ऐसा क्यों करता है? अब तू ही हमें कोई रास्ता दिखा। दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी मन से वहाँ से घर आ रहे थे। तभी ममता की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। अरे ये लहंगा इस सुनसान रास्ते पर आखिर किसका हो सकता है? और ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। देखिए ना रजनी के बापू, ये किसका लहंगा है? भोला राम वहाँ आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अंत में वे दोनों उस लहंगे को लेकर काफी देर तक वहाँ बैठते हैं, ताकि कोई तो उस लहंगा को ढूंढते हुए वहाँ आएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। जिसके बाद ममता उस लहंगा को लेकर अपने घर आ जाती है। आते ही रजनी को वो लहंगा दिखाती है। रजनी जल्दी से जाकर उस लहंगा को पहन लेती है। देखो ना माँ, ये लहंगा तो बिल्कुल मेरे नाप का है। ममता जब अपनी बेटी की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि रजनी अब काली बदसूरत नहीं, बल्कि किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। रजनी के बापू, जरा इधर तो आइए, ये हमारी रजनी ही है ना? देखिए ना, हमारी रजनी एकदम परी की तरह लग रही है। रजनी भी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो खुशी से झूम उठती है और अपने माता पिता के पास जाती है।
जहाँ इधर सब रजनी की खूबसूरती को देखकर खुश थे, वहीं परी लोग की नयनतारा परी बहुत परेशान थी, क्योंकि सुबह से ही उसका सबसे पसंदीदा रानी परी का दिया हुआ लहंगा नहीं मिल रहा है। हे ईश्वर, मेरा जादुई लहंगा कहाँ गायब हो गया है? जादुई लहंगा ही तो है जो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है और मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ऐसे में मेरे उस जादुई लहंगा का खो जाना बहुत ही नुकसान की बात है। वैसे भी वो लहंगा मुझे रानी परी ने तोहफे में दिया था, मुझे हर हाल में वो लहंगा चाहिए। इतना बोलकर नयनतारा अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और फिर कहती है, अच्छा तो मेरा जादुई लहंगा धरती लोक पर है, वो भी एक साधारण इंसान के हाथ में। अब मुझे कैसे भी करके उस जादुई लहंगा को धरती लोक से लेकर आना ही होगा। उसके बाद परी उड़ते हुए धरती लोक पर आती है और फिर एक साधारण सी चूड़ी बेचने वाली का रूप धारण कर वो रजनी के घर पहुंचती है। इधर रजनी की खूबसूरती की वजह से उसके घर में रिश्तों की लाइन लग जाती है। जो कोई भी रजनी को देखता वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता, क्योंकि इस समय उसके पूरे गाँव में रजनी से खूबसूरत लड़की कोई और नहीं थी। रजनी की शादी एक बहुत ही उच्च खानदान में वैभव नाम के लड़के से तय हो जाती है। आज रजनी की सगाई थी, वो दोनों एक दूसरे के हाथ में अंगूठी पहना रहे थे। तभी परी आवाज लगाती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ी ले लो। लेकिन रजनी के घर में काफी मेहमान आए थे, इस वजह से उस चूड़ी वाले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी परी फिर से जोरदार आवाज लगाती है, शादी के शुभ मुहूर्त पर सगुन और हल्दी की प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो। ये सुनकर रजनी सोचती है, अरे शादी के मुहूर्त पर सगुन और हल्दी की चूड़ी, इसे खरीदना तो बहुत ही शुभ होगा। मैं जल्दी से जाकर उसे चूड़ी ले आती हूँ। ये सोचकर रजनी चूड़ी वाली को रुकने के लिए कहती है और जैसे ही रजनी उस जादुई लहंगा को पहने हुए उस परी के सामने आई तो वो परी अपने लहंगे को देखते ही पहचान गई। जिसके बाद परी रजनी को जादू से सम्मोहित कर उसका जादुई लहंगा उससे ले लेती है और रजनी फिर से अपने साधारण कपड़ों में आ जाती है। परी जैसे ही रजनी से अपना लहंगा लेती है वैसे ही वो फिर से पहले की तरह ही बदसूरत हो जाती है। उसका इतना काला और भद्दा सा चेहरा देखकर परी बहुत दुखी हो जाती है। अरे ये लड़की तो बेहद बदसूरत हो गई है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरे लिए मेरा ये लहंगा बहुत जरूरी है, मैं इस लहंगे को किसी इंसान के हाथ में नहीं दे सकती। रजनी को देखकर परी के आंखों से आंसू टपककर रजनी के हाथों पर गिर गया। ये लो बहन, मेरी तरफ से ये लहंगा और ये चूड़ी तुम्हारी शादी का तोहफा है, तुम अपनी शादी में इसे ही पहनना। इतना बोलकर परी अपना जादुई लहंगा लेकर वहां से चली जाती है। परी जाते जाते अपने साथ रजनी की खूबसूरती भी लेकर चली जाती है, लेकिन रजनी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। वो जैसे ही घर के अंदर आती है उसे इस तरह देखकर लड़के वाले उससे रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे हाथों में अभी हल्दी लगने ही वाली थी, फिर अचानक से ये लोग मुझसे रिश्ता तोड़कर कैसे जा सकते हैं? रजनी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वो समझ जाती है कि आखिर उसका रिश्ता क्यों टूटा, क्योंकि परी जादुई लहंगे के साथ साथ रजनी की खूबसूरती भी लेकर जा चुकी थी। मैं फिर से बदसूरत हो गई। मुझे अभी अभी तो खुशी का एहसास हुआ था, अभी अभी तो पता चला था कि खुशियाँ कैसी होती है, लेकिन पता नहीं मेरी खुशी को किसकी नज़र लग गई। जब भगवान को मुझे खुशियाँ देनी ही नहीं थी, फिर चंद समय के लिए मुझे खुशियाँ क्यों दी? आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रजनी रोते रोते सो जाती है। वहीं रजनी के माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वे लोग भी काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब रजनी सोकर उठती है तो वो फिर से परी की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे मेरी बेटी रजनी, तू तो फिर से परी की तरह खूबसूरत हो गई है। एक बार फिर तेरा चेहरा खिल गया है बेटी। अपनी माँ के कहने पर रजनी जब शीशा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो एक बार फिर से खूबसूरत हो चुकी थी और ये सब हुआ था परी की आंसुओं की वजह से जो रजनी के हाथों पर गिरा था। अब रजनी को खूबसूरत दिखने के लिए किसी जादुई लहंगे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परी जाते जाते रजनी को अपनी खूबसूरती दे गई थी। और फिर कुछ ही दिन बाद रजनी की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है और वो शादी वाले दिन वही लहंगा और चूड़ी पहनती है। जादुई डायमंड और गोल्ड के 2 लहंगे। रामपुर गांव में पाखी और पूर्वी नाम की 2 जुड़वा बहनें रहा करती थी। दोनों की माँ उन्हें जन्म देते ही मर गई थी, जिस वजह से बचपन से ही पाखी और पूर्वी अपनी माँ का लाड़ प्यार देख नहीं पाई। पाखी और पूर्वी के पिता कन्हैया
शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी के मैनेजर थे, जिस वजह से उन्हें ज्यादातर शहर जाना पड़ता था। लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो पाखी और पूर्वी को अपने साथ शहर ले जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं पर कुछ दिनों तक नैनी के सहारे उन्हें पालते हैं। ऐसे ही 5 साल तक नैनी द्वारा पाले गए पाखी और पूर्वी अब बड़ी हो जाती है और अब उनका स्कूल भी शुरू हो जाता है। कई सालों तक कन्हैया अपनी बच्चियों का देखरेख नैनी के द्वारा करवाता है, लेकिन अब बच्चियां बड़ी हो गई थी जिन्हें माँ की जरूरत थी, जिस वजह से कन्हैया अपनी दूसरी शादी करने के बारे में सोचता है और सुषमा नाम की औरत से कन्हैया दूसरी शादी कर लेता है ताकि वो अपनी बच्चियों को माँ का प्यार दे सके। सुषमा की अपनी भी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम सुहानी था। शुरुआत में सुषमा सभी बच्चों को एक नजर से देखती थी ताकि उसके पति कन्हैया को कभी भी उस पर कोई शक न हो और हमेशा सबका ख्याल रखती थी। कुछ सालों तक तो ऐसा ही चलता रहा। सुषमा बच्चियों के बड़े होने का इंतजार करती है और जब बच्चियां 10 साल की हो जाती है तो सुषमा पाखी और पूर्वी से घर का सारा काम करवाती है और उन्हें रोटियां तक चैन से खाने नहीं देती है। रोजाना बहुत सारा काम करने के बाद पाखी और पूर्वी थक जाने की वजह से दिन में सो जाया करती है और उन्हें सुकून से सोता देखकर सुषमा कहती है, तुम दोनों को सोने के लिए किसने कहा था? बहुत सारा काम है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, चलो उठो और ये सारा काम करो। ये सारा काम करने के बाद मुझे कुछ पकौड़े बनाकर खिलाओ, समझी? ये सुनकर दोनों बच्चियां उठती है और वापस से अपने काम पर लग जाती है। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी सुहानी आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल के दोस्त मेरे बर्थडे पार्टी की जिद कर रहे हैं, क्या मेरा बर्थडे हमारे घर में मना सकते हैं? कैसी बातें कर रही है बेटा, तेरा बर्थडे तो जरूर मनाया जाएगा, तू तो मेरी इकलौती बेटी है। ठीक है माँ, अब मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर देती हूँ, लेकिन मुझे आपकी परमिशन तो चाहिए थी ना। लेकिन माँ, मुझे पहनने के लिए बहुत सुंदर ड्रेस चाहिए क्योंकि मैंने अपनी दोस्तों को कहा है आप मुझे बर्थडे पर प्रिंसेस वाली ड्रेस दिलवा रही हो। तू तो मेरी लाडली बेटी है तो सुंदर ड्रेस तो पहनेगी ही। मैं तुझे किसी भी ड्रेस को दिलवाने से मना नहीं करूँगी और ये ड्रेस मेरी तरफ से तेरे जन्मदिन का गिफ्ट समझना। सुहानी का बर्थडे नजदीक आ रहा होता है, जिस वजह से सुहानी अभी से उसकी तैयारी में लग जाती है। वो अपने बर्थडे के लिए बहुत खुश होती है, जिस वजह से वो अपनी माँ को ड्रेस लाने के लिए बोलती है। तभी पास में खड़ी दोनों बहनें पाखी और पूर्वी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप लोग मार्केट जा रहे हो तो क्या आप हमारे लिए भी 2 फ्रॉक लेकर आ सकते हैं? हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, अब हमारे पास नए कपड़े नहीं रहे, सभी कपड़े पुराने हो चुके हैं, हमें भी कपड़ों की जरूरत है और जो भी कपड़े हमारे पास है सब में छेद हो गया है और कोई तो फट गया है। क्या आप हमारे लिए भी सुहानी जैसी ड्रेस ले आएंगे? तुम दोनों बहनों को टोकने की बहुत बुरी आदत लग गई है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है, जब मेरी बेटी और मैं बाहर जा रहे हो तो पीछे से टोका मत करो। और रही बात ड्रेस की, तो अभी तो मैंने कुछ समय पहले तुम्हें नई ड्रेस दिलाई थी, अब मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दिला सकती। मैं अपनी बेटी सुहानी को ही नई ड्रेस दिलाऊंगी। तुम लोगों के पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं वही पहनकर अपना काम चलाओ, समझ गई? माँ, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, नौकरानियों को भी भले कपड़ों की क्या जरूरत होती है। सुनो, अब हम दोनों बाहर जा रहे हैं, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, हम जब आए तो हमें गर्मा गर्म ही रोटी चाहिए, समझी? पाखी और पूर्वी की जिंदगी उसकी सौतेली माँ ने बिल्कुल खराब कर रखी थी। हमेशा वो अपनी बेटी को प्यार करती थी, जिस वजह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी और उनके पिताजी काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को टाइम देने का भी समय नहीं मिलता। इस वजह से वे लोग अपनी सौतेली माँ का अत्याचार चुपचाप सहती रहती है। दोनों बहनें घर में काम कर रही होती है, तभी दोनों बहनों के मन में एक बात आती है, पूर्वी, वो चुड़ैल अभी घर से बाहर है, क्या हम दोनों बाहर चल के मोमोज खा सकते हैं? दीदी, वो दोनों तो मार्केट ही गई है, क्या पता बाहर निकलते ही हमारा उनसे सामना हो जाए। तुम चिंता मत करो छोटी, हम दोनों छुपकर चलेंगे और कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। चलो, इसी बहाने क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी में थोड़ा एंजॉय करें।
हमारे पिताजी इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर पाए। आज तो हम बाहर जाकर रहेंगे, चाहे जो भी हो। घर का सारा काम खत्म करने के बाद दोनों बहनें तैयार होकर मार्केट निकल जाती है। मोमोज खाने के बाद वे लोग मार्केट में खूब एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद दोनों मार्केट घूमकर वापस घर आ जाती है। आते वक्त रास्ते में उन्हें एक घायल पक्षी मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहनें उसे उठा लेती है, उसे अपने घर ले जाती है। वे लोग जैसे ही घायल चिड़िया की पट्टी करती है, वो चिड़िया एक परी के रूप में बदल जाती है और उनसे कहती है, सुनो, मैं एक चिड़िया बनकर इसलिए बैठी थी ताकि मैं तुम दोनों की परीक्षा ले सकूं, और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुम जिसकी भी बेटी हो वो बहुत किस्मत वाली है। तुमने आज मुझे घायल देखकर मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हम आपकी कहानियाँ टीवी में देखा करते थे और आज हमारे सामने आप साक्षात खड़ी हैं। इस रास्ते से सब निकलते थे, लेकिन मुझे देखकर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों बहनें मुझे देखकर तुरंत मेरे पास आई और तुमने मेरी पट्टी की। मैं तुम्हारे इस नेक काम से बहुत खुश हूँ। ये सब तो मेरी एक माया जाल थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी एक चुटकी बजाती है और वहाँ पर एक डायमंड का और एक गोल्ड का लहंगा उनके सामने आ जाता है। ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा है। ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा तुम्हारी हर बुरी स्थिति में तुम्हारी मदद करेगा और हमेशा तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और हाँ, ये लहंगा जादुई है, तुम इससे जो भी चाहो मांग सकती हो। लेकिन परी जी, ये लहंगे हमारी मदद कैसे कर सकता है? डायमंड का लहंगा तुम्हें पैसे देगा और गोल्ड का लहंगा तुम उनसे जो भी खाने पीने की चीजें मांगोगी या पहनने की चीजें मांगोगी, वो सारी चीजें देगा। जब तुम्हारा जो मन करे तुम इससे मांग सकती हो। ये तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रह सकती हो। दोनों बहनें डायमंड और गोल्ड का लहंगा पाकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों लहंगा वो अपनी माँ और बहन से छुपाकर अपने कमरे में रख आती है। हे जादुई गोल्ड के लहंगे, हमें पहनने के लिए सुंदर सुंदर 2 फ्रॉक दे दो। उनके इतना कहते ही गोल्ड के लहंगे में से 2 फ्रॉक निकलती है। दोनों फ्रॉक इतनी अच्छी होती है कि ऐसी फ्रॉक पूरे गांव में किसी ने भी नहीं पहनी थी। थोड़ी देर बाद सुहानी और सुषमा वापस घर आती है। अपनी माँ और बहन को घर आता देख दोनों बहनें जादुई गोल्ड और डायमंड के लहंगे को छुपा कर रख देती है। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहता है और वो दिन आ जाता है जब सुहानी का बर्थडे होता है। सुहानी अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम दोनों बहनों से करवाती है। इतना सारा काम का लोड देखकर वो कहती है, हे जादुई गोल्ड के लहंगे, हमारी सौतेली माँ हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार करती है, इसलिए तुम हमें ढेर सारे खाने की चाइनीज आइटम बनाकर दे दो ताकि हम भी तैयार होकर पार्टी में एंजॉय कर सके और सभी बच्चों के साथ खेल कूद सके। इतना कहते हुए गोल्ड के लहंगे से ढेर सारा चाइनीज खाना निकलता है और वो ले जाकर दोनों बहनें टेबल पर सजा देती है। इतना जल्दी खाना बनता हुआ देखकर सुषमा हैरान हो जाती है और इधर दोनों बहनें तैयार होकर सुहानी के बर्थडे में आ जाती है। दोनों बहनों को इतना सुंदर ड्रेस में देखकर सुहानी बहुत उदास होती है, क्योंकि वो अपने बर्थडे के दिन उन दोनों बहनों से ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। माँ, ये दोनों बहनें इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से लेकर आ गई है? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, ये लोग मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही है और मेरी ड्रेस तो इसके आगे फेल है। आप तो कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर दिखूंगी, लेकिन ये दोनों मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है। बेटी, ये दोनों मनहूस बहनें कहाँ से इतनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई है? ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ। आखिर इन दोनों को ये फ्रॉक मिला कहाँ से? तभी दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। इस चुड़ैल को हम कुछ भी नहीं बताएंगे और हम इस जादुई और गोल्ड के लहंगे को हमेशा छुपा कर ही रखेंगे ताकि हम अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा एंजॉय कर सके। आज से आप चिंता मत करो दीदी,
हम इस जादुई डायमंड और गोल्ड के लहंगे के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और रही बात काम की, तो ये सारे काम तो हमारे लहंगे भी कर सकते हैं। अब हम अपनी जिंदगी में आराम कर सकते हैं। पिताजी तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें सौतेली माँ की हरकतों के बारे में क्या पता। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे से अपने खाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाई मंगाती है और खुद ब खुद लहंगे में से मिठाई निकलने लगता है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है और वो उस जादुई लहंगे को चुराने के बारे में सोचती है। दोनों बहनों के सोते ही दोनों माँ बेटी उनके कमरे में घुस जाती है और उनके कमरे की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे डायमंड और गोल्ड का लहंगा मिलता है। ओहो, तो ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा इनके पास है। माँ, हम ये लहंगे चुरा लेते हैं और मैं अपना सारा काम अब से इसी लहंगे से करवाया करूँगी और इन दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दूंगी। ऐसा सोचकर सुहानी उस लहंगे को उठाकर अपने कमरे में ले आती है। जादुई गोल्ड और डायमंड का लहंगा सिर्फ नेक और अच्छे इंसान की मदद करता था, जिस वजह से वो सुहानी और सुषमा की बात को नहीं सुनता है और काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से दोनों माँ बेटी गुस्से में आकर दोनों लहंगों को जलाने का सोचती है। वो जैसे ही दोनों लहंगे को जलाती है, वैसे ही आग की लपटें दोनों माँ बेटी को ही जलाकर भस्म कर देती है और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जादुई आइसक्रीम का अनोखा पेड़। एक समय की बात है, राधेपुर गांव में पार्वती अपने 2 बच्चे बिक्की और बबली के साथ रहा करती थी। पार्वती का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि पार्वती के पति के देहांत के बाद उसके घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी वजह से अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो गांव के कई बड़े घरों में काम किया करती थी और उसी से ही उसके घर का गुजारा चला करता था। और ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन जब पार्वती अपने काम पर जा रही होती है, उसी समय बबली कहती है, माँ, क्या आज आप शाम को घर आते समय मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेती आओगी? क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ, मुझे भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा, और आपने भी तो मुझसे कल कहा था कि आप हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आओगी। हाँ बच्चों, आज मैं पक्का तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी, क्योंकि आज मुझे काम पर से पैसे मिलेंगे ना, तो मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम लेकर जरूर आऊंगी। आप सच कह रही हो माँ? फिर तो आज बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगी। अरे तुम इतनी सारी आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बस जी भर के आइसक्रीम खाऊंगी। अरे अरे, अब तुम दोनों बस भी करो, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम दोनों खाना खा लेना। इतना कहकर पार्वती अपने काम पर चली जाती है और काम करते करते पार्वती को शाम हो जाती है। और जब शाम के समय पार्वती अपने महीने के पैसे लेकर घर वापस आ रही होती है, तो वो सोचती है, अरे आज तो काम करते करते समय का पता ही नहीं चला, कितनी देर हो गई है, बच्चे भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी से जाकर घर का राशन और बच्चों के लिए उसकी मनपसंद आइसक्रीम खरीद लेती हूँ। वैसे भी कितने दिनों से मेरे बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए तरस रहे हैं और आज जब आइसक्रीम खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। इतना कहकर पार्वती जैसे ही आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम लेने जा रही होती है, उसी समय एक चोर आकर पार्वती के सारे पैसे छीनकर भाग जाता है और पार्वती काफी देर तक उसका पीछा करती है, लेकिन वो चोर पार्वती के हाथ नहीं आता और पार्वती फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कोई तो उस चोर को पकड़ो, वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? इतना कहकर पार्वती जोर जोर से रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और पार्वती से कहती है, रो मत बहन, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो इन लोगों का रोज का ही काम हो गया है, दिन दहाड़े चोरी करना। ना तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है और ना ही पुलिस वाले इनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। इसलिए आजकल दिन हो या रात रोड पर चलना ही दुश्वार कर दिया है इन लोगों ने। इतना कहकर
वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसी समय पार्वती कहती है, मेरी तो पूरे महीने की कमाई चली गई। अब मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? मुझे तो बस इन्हीं पैसों का सहारा था। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अब मैं अपने बच्चों के लिए उनकी मनपसंद आइसक्रीम कैसे ले जा पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं बच्चों से क्या कहूंगी कि उनकी माँ उन लोगों को एक आइसक्रीम तक नहीं खिला सकती है? क्या मुँह लेकर जाऊंगी आज घर पर? इतना कहकर पार्वती रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी और जब वो पार्वती को रोते हुए देखती है तो उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं अम्मा, आज तो मेरा सब कुछ लुट गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इतना कहकर पार्वती उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानी बता देती है। उसी समय वो बूढ़ी औरत कहती है, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूँ। तुम इस बीज को ले जाकर अपने आंगन में बो देना और इसे बोते समय तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगी, ये जादुई बीज उसी चीज का वहाँ पर एक जादुई अनोखा पेड़ उगा देगा। अम्मा, क्या आप सच कह रही हो अम्मा? क्योंकि मुझे तो बस अपने बच्चों को उनकी मनपसंद की आइसक्रीम खिलानी थी। तुम चिंता मत करो बेटी, तुमने जो सोचा है वैसा ही होगा। इतना कहकर पार्वती बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके वो जादुई बीज लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने आंगन में वो जादुई बीज बो देती है। जिसके बाद उसके बच्चे उससे कहते हैं, माँ, क्या सच में हमारे आंगन में आइसक्रीम का पेड़ उगेगा? हाँ बेटा, उन बूढ़ी अम्मा ने कहा तो कुछ ऐसा ही था। माँ, अगर सच में हमारे आंगन में आइसक्रीम का पेड़ उग जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। फिर तो मैं रोज अपनी मनपसंद की आइसक्रीम तोड़कर खाया करूँगी और अपने दोस्तों को भी खिलाया करूँगी। हाँ बबली, तुम अपने दोस्तों को भी ढेर सारी आइसक्रीम खिलाना, बस हमें सुबह तक थोड़ा इंतजार करना होगा। इतना कहकर वे लोग रात में सो जाते हैं और अगली सुबह बिक्की और बबली जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें तो अपने आंगन में आइसक्रीम का पेड़ देखना था। इसलिए जब वे लोग सुबह जल्दी उठकर अपने आंगन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आंगन में एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है और उनके ऊपर ढेर सारे फ्लेवर के अलग अलग आइसक्रीम भी लगी हुई है। ये देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहते हैं, माँ जल्दी बाहर आइए, देखिए आंगन में आइसक्रीम का कितना बड़ा पेड़ लगा है। बिक्की की आवाज सुनकर जब पार्वती बाहर आती है और अपने आंगन में आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और आसपास के बच्चे भी पार्वती के आंगन में आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ देखते हैं तो सारे बच्चे भी पार्वती के आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय पार्वती कहती है, अरे बच्चों, ये लो, तुम सब आइसक्रीम खाओ, जितना मन करे उतनी आइसक्रीम खाओ। इतना कहकर पार्वती सभी बच्चों को आइसक्रीम तोड़कर देती है। जिसके बाद गांव के सभी बच्चे पार्वती के आंगन में से आइसक्रीम तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन जब ये बात गांव के दूसरे आइसक्रीम के दुकानदारों को पता चलती है तो वो कहते हैं, अरे भाई लोग, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी दुकानों पे ताला लग जाएगा। इसलिए हमें इस पार्वती का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये हम लोगों का सारा धंधा चौपट कर देगी। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। जब बच्चों को फ्री में ही आइसक्रीम मिल जाएगी तो हम लोगों की दुकानों से आइसक्रीम कौन खरीदेगा। इसलिए हम लोगों को आज रात ही पार्वती के आंगन में से वह आइसक्रीम का पेड़ काटना होगा। फिर ना रहेगी आइसक्रीम का पेड़ और ना ही फ्री में बटेगी आइसक्रीम। इतना कहकर सभी दुकानदार मिलकर पार्वती के आंगन में से आइसक्रीम का पेड़ काटने का प्लान बनाते हैं। और जब रात के समय पार्वती अपने बच्चों के साथ सो रही थी उसी समय वे सारे दुकानदार चोरी चुपके पार्वती के आंगन में घुस जाते हैं
और वो जादुई आइसक्रीम का पेड़ काटने की कोशिश करते हैं। उसी समय उन लोगों को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और उस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से एक आवाज आती है, तुम सब लालची और बेईमान इंसान हो, इसलिए जब तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हें बिजली का जोरदार झटका लगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग किसी और चीज को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो तुम लोग खुद ही बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो, ना कि किसी और की मेहनत को बर्बाद करने की सोचो, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर वे सारे दुकानदार वहाँ से उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। और उस दिन के बाद से पार्वती जादुई आइसक्रीम के पेड़ की मदद से गांव में ही अपनी एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की दुकान खोलती है, जिसमें वो गांव के कई गरीब लोगों को रोजगार देती है और गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में स्कूल बनवाती है। इसी तरह पार्वती जादुई आइसक्रीम के पेड़ की मदद से अपने और अपने गांव वालों की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देती है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है।